हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स। जैसे कि हमें 3 पॉइंट जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें 3.1, 2, 3, 4, 5 और 6, अब 3.6 चल रही है। 3.5 हमने छोड़ दिया क्योंकि उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड जो कि बोर्ड ने हटा रखा है, उसको हम बता देंगे आपको। अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे जो कंटेंट बोर्ड ने हटा रखा है उसके लिए, और जो एक्सरसाइज ऑप्शनल वाली है उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। अगर आपको फिर टाइम मिलता है आप उन्हें देख सकते हो, लेकिन अगर आप केवल अच्छे नंबर चाहते हो तो आप केवल ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। 3.6 में जो बने बनाए क्वेश्चन थे, मतलब जिनमें इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई थी, आपको बस सोल्व करना था, वो हम करवा दिए हैं। उसके जो बचा हुआ सेकंड पार्ट है उसमें पहले आप इक्वेशन बनानी है, फिर रिड्यूस करनी है, फिर सोल्व करनी है। जैसा कि उसमें लिखा हुआ था स्टार्टिंग में कि रिड्यूस टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब इक्वेशन दिखने में आपको नहीं लगेगी कि लीनियर पेयर है, आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, इक्वेशन थी लेकिन बनानी पड़ी, रिड्यूस करनी पड़ी। अब क्या कंडीशन आएगी कि पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो इक्वेशन ऐसी बनेगी जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन नहीं होगी, फिर आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो लंबा काम होता है थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है। रितु कैन नाउ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 किलोमीटर in 2 hours. Find her speed of flowing in still water and speed of current. एक बात बताओ, आप जब भी आप नाव धारा वाली आपने कंडीशन सुनी होगी, मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये भी आपको बताते हैं अभी। जैसे कि मान लो कि हमारी बोट है ये वाली, ठीक है, ये बोट हमारी ऐसे जा रही है, और जो हमारा करंट है मतलब जो फ्लो है, वाटर फ्लो, वो भी ऐसे ही जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डाउन। ये देखो ये वाली कंडीशन क्या है, मान लो बोट है, जो बोट है उसकी स्पीड है हमारी x किलोमीटर पर आवर, और जो है हमारी ये स्पीड ऑफ करंट मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर है। ये तो होगा हमारे वेरिएबल्स, लेकिन अगर हम नंबर्स माने तो मान लो 8 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर। तो जब दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में अगर हिंदी में बात करें तो दोनों होंगी ऐड, क्योंकि पानी के ऊपर ना हो तो पानी भी बह रहा है, धारा भी, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, तो 8 + 6। अगर हम बात करें कि वाटर फ्लो ऐसे है, ये है करंट का फ्लो, और जो हमारी नाव है वो ऐसे जा रही है, वही 8 किलोमीटर पर आवर और ये 6 किलोमीटर पर, ऑपोजिट है। अगर हम बात करेंगे व्हीकल्स की तो व्हीकल्स में ऑपोजिट में, लेकिन पानी के ऊपर है तो पानी वापस खींचेगा नाव को। 8 किलोमीटर से बह रही है ये नाव अपने आप, और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी उसको वापस खींचेगा, तो इसकी नेट स्पीड जो बची वो बची 2 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी कंडीशन है? अप स्ट्रीम की कंडीशन। आया बात समझ में? तो भाई इतनी सी कंडीशन जो आपको समझनी है। आपको दिया हुआ है कि जब एक नाव है, जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर लेगी, और जब वो डाउन स्ट्रीम आएगी, ये लिखा हुआ है ना, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या बोलते हैं उसे, बोट। दो चीज़ें हैं, दोनों आपको लेट करनी पड़ेंगी सबसे पहली बात तो, क्योंकि वही आपको निकालनी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको लेट करना पड़ेगा पहले। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। इतनी सी बात अभी तक हमने लिखी बस। अब बताओ जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या कहा है, कंडीशन ए लिख लो चलो। उसने कहा कि जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करते हैं 20 किलोमीटर इन 2 आवर। क्या है देखियो, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि उसी धारा और पानी दोनों सेम फ्लो, मतलब वाटर फ्लो और जो बोट का है दोनों का फ्लो सेम डायरेक्शन में हो जब, तो क्या है डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम है तो जो स्पीड होगी हमारी वो क्या होगी? स्पीड होगी हमारी x + y किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है हमारी डिस्टेंस है, और ये क्या है टाइम है। तो हमें पता है देखो, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, यही तो होता है। तो स्पीड कितनी है हमारी? x + y इज इक्वल डिस्टेंस 20 बाई टाइम 2 इज इक्वल टू 10। तो क्या हो गया? x + y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जरूरी नहीं है कि हर वैसी कंडीशन बनेगी। सेकंड कंडीशन बी क्या है? उसने कहा अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर।
जब अप स्ट्रीम जाएगा तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर, मतलब 4 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है और टाइम कितना है हमारा 2 आवर्स है। लेकिन स्पीड कितनी होगी यहाँ पे, जब अप स्ट्रीम जाएगा तो मतलब ओपोजिट डायरेक्शन है। अगर बोट ऐसे जा रही है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, मतलब बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी बोट बह पाएगी। बोट की स्पीड कम है, पानी की स्पीड है, तो पानी उसको वापस ले जाएगा। तो स्पीड x माइनस वाई एंड फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड x माइनस वाई, डिस्टेंस 4 किलोमीटर कवर की कितने टाइम में 2 में, तो 2 से 4 कट हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो जैसे बहुत सिंपल सी इक्वेशन बनी है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर आपको इनसे वैल्यू निकालनी है x और y की, x मतलब स्पीड ऑफ बोट एंड y इक्वल टू स्पीड ऑफ करंट। अगर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा कोई से मेथड से जिससे आपका मन करे। सबसे बेस्ट एलिमिनेशन होगा क्योंकि वेरिएबल सेम है, मतलब कोफिशिएंट सेम है वेरिएबल के, और देखो ऑपोजिट साइन होनी चाहिए, ऑपोजिट साइन में। तो आप ऐड करोगे x की वैल्यू हो जाएगी 10 + 2 12/2 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 4। स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट किलोमीटर पर आवर, बस इतना सा काम से आपको करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उस पर। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया है। बढ़िया क्यों है, क्योंकि आपको क्लास 8 में सिखाया गया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और 9th में सिखाया गया होगा थोड़ा बहुत। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो कैसे, अगर आपने 5 पेन 10 रुपये के लिए, 5 पेन 10 रुपये तो 10 पेन होंगे 20 के, मतलब अगर पेन बढ़े तो प्राइस भी बढ़ गया, मतलब प्रोपोर्शन है डायरेक्ट। अगर पेन बढ़े तो प्राइस भी बढ़ गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ घट जाएगी। जैसे कि अगर आपके घर पे पेंट होना है और मान लो 5 वर्कर हैं, वो पेंट को 10 दिन में कर रहे हैं, 5 वर्कर पेंट को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 10 वर्कर कितने दिन में, 10 वर्कर कर देंगे 5 दिन में। मतलब वर्कर तो बढ़ गए लेकिन दिन घट गए। तो कुछ चीज़ें हैं प्रोपोर्शन में होती है, कुछ चीज़ें इनवर्स प्रोपोर्शन में होती हैं। तो ये आपको कॉमन सेंस अपना खुद यूज़ करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कौन चीज़ प्रोपोर्शन में है कौन सी इनवर्स, मतलब क्या चीज़ कैसे बढ़ती है और क्या चीज़ कैसे घटती है। नॉर्मल लाइफ में सोचना, किताब में घुसने की कोशिश मत करना, किताब में घुसोगे तो गलत कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई बनाने का काम है, 4 दिन में खत्म कर लेते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 3 days। जब 3 वुमेन है एंड 6 मैन है तो 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टेकन बाय द टाइम 1 मैन, मतलब एक आदमी को कितना टाइम लगेगा और एक औरत को कितना टाइम लगेगा। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम ऑफ 1 वुमन टू फिनिश द वर्क अलोन एंड फाइंड द टाइम ऑफ 1 मैन फिनिश द वर्क अलोन। मतलब एक आदमी कितने दिन में खत्म करेगा अकेला, और एक लेडी औरत जो है वो कितने दिन में खत्म कर लेगी अकेला। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 10 काम किया 2 दिन में, तो आप डेली काम क्या कहा मैंने अभी, देखो 10 वर्क किया आपने 2 days में। तो आपकी इफिशियंसी की बात, क्षमता की बात करो, मतलब आपने वर्क पर डे, देखो क्या बोला मैंने अभी, वर्क पर डे, मतलब वर्क ऊपर लेना पड़ेगा और डे नीचे। तो आपने 5 वर्क पर डे किया। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने टोटल x काम किया, ठीक है, और एक काम है, देखो काम कितना है, चलो एक काम, एक को एक मान लो, दूसरे को x लेट कर सकते हो आप। अगर आप बात करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पर तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं दिखाना होता। अब आप डायरेक्ट 1-2 लेट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको x लेकर नहीं दिखाना है। यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दिखाने पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन भी आपका चेक होगा। चलो आपको बताऊँ पूरे डीप मेथड से कैसे कैसे करोगे आप इसे, ज़्यादा डीप भी नहीं, अच्छे से कर सकते हो आप। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टेकन बाई 1 मैन। आपसे एक आदमी और एक औरत का टाइम पूछा गया है, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। देखो भाई, अगर आप लेट करते हो, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट है, देखो अगर आप लेट करते हो, लेट द वर्क डन बाई 1 मैन इज इक्वल टू x। अगर हम लेट कर लेते हैं कि एक आदमी ने x काम किया एंड द वर्क डन बाई 1 वुमेन इज इक्वल टू y।
ये छोटी सी बात अगर आपके समझ में आई तो आप एक बात देखोगे, अगर मैं ये कहूँ कि वर्क पर डे कितना किया, देखो भाई वर्क डन बाई अ मैन पर डे, देखो 1/x, मतलब जो भी काम किया उसको आपको दिन से भाग करना पड़े, आदमी की क्षमता से भाग करना पड़े, तो कितना 1/x एंड द वर्क डन बाई अ वुमेन पर डे इज इक्वल टू 1/y। अगर x काम टोटल किया है, टोटल काम कितना किया है x, तो पर डे 1/x किया होगा। मान लो 10 काम किया है तो पर डे 1/10 काम किया होगा। मगर 10 काम 10 दिन में खत्म कर दिया तो 10/10, तो एक दिन में एक काम किया ना, तो डिवाइड करके तो आएगा। तो वही वाला कंडीशन किया, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन आप सब 2 बार कम से कम 2 बार करना है, ये क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ जाएगा बिल्कुल। टोटल काम कितना किया था x, तो पर डे 1/x किया होगा। वो मैंने टोटल काम y किया तो पर डे 1/y काम किया होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है, पहले बार उसने कहा कि 3 मैन एंड 5 वुमेन, कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखो 3 मैन एंड 2 मैन एंड 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन, मतलब 2 वुमेन प्लस 5 मैन कितने दिन में कर सकते हैं, 3 कितने दिन में करेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, 4 डेज में ये लिखा हुआ है। तो आप देखोगे, देखो 2 इंटू वुमेन कितना काम करते हैं पर डे 1/x प्लस 5 मैन कितना काम करता है 1/y, और जो अब हम क्षमताओं की बात करें तो ये भी 1/4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया है पे सोल्व कर सकते हो, देखो कैसे 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन क्या कही है उसने, 3 वुमेन, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 3 वुमेन कर रही है, वुमेन 1/y है तो पहले 1/y ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x और y आगे पीछे हो रहे हैं बस, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू निकालोगे तो वो मैन की तो मैन लिख दोगे, और y की है तो 2 वुमेन है ना, तो 2 1/y, 5 मैन है तो 1/x, तो 2/y प्लस 5/x इज इक्वल टू 1/4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन 3 वुमेन, मतलब 3 इंटू वुमेन 1/y है, प्लस 6 मैन 1/x है, कितने दिन ले रहे हैं वो 3 डेज ले रहे हैं, तो 1/3, 3/y प्लस 6/x इज इक्वल टू 1/3, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो आपको करना क्या, अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाले क्वेश्चन आपने पहले भी किए, इसी वाले एक्सरसाइज में पहले, देखो आपको बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद करना है। लेट 1/y इज इक्वल टू u या a मान लो, चलो आप p मान लो, आसान रहेगा, एंड 1/x इज इक्वल टू q। जैसे आप ऐड करते हो आपको क्वेश्चन हो जाएगा आसान, देखो कैसे 1/y की वैल्यू p, तो ये बनेगा हमारा 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4, 4 की मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, 1/y की वैल्यू है p, तो 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9p प्लस 6 3 जा 18q इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इनको बहुत आराम सोल्व कर सकते हो, जैसे आपको सोल्व करना आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से आप इनको सोल्व कर सकते हो, आपको केवल p और q की वैल्यू निकालनी है। अब p और q की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जैसे मान लो कि p जहाँ तक चांस है 1/y में आई, क्योंकि आपको पलटनी पड़ेगी बाद में। जैसे मान लो 1/36 आई, तो 1/36 का मतलब है कि p की वैल्यू क्या थी आपकी 1/y, तो 1/y इक्वल टू 1/36, तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी 36, मतलब वर्क डन बाई 1 मैन कितना 36 पर डे। तो आपको इतना सा काम करना है बस। मैन काम क्या था, मैन काम था जो गिवन सिचुएशन है उसके हिसाब से इक्वेशन को फॉर्म कर पाना, इक्वेशन सोल्व करनी। आपको अब तक करवाया क्या पूरे चैप्टर में, आज खत्म होने वाला है, पूरे चैप्टर में आपको इक्वेशन सोल्व करनी ही सिखाई गई है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इससे कर सकते हो आप, इंपॉर्टेंट लिख लो, कम से कम 2 बार खुद करना है। इक्वेशन सोल्व करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या इक्वेशन बनाना भी नहीं है, पर कंपेयरिंग टू सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इज लेटर देन बेटर, थोड़ा सा मतलब मुश्किल पड़ेगा आपको। थर्ड पार्ट क्या कहा है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। पहले वाले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, बाद में बनाएंगे। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस।
इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। दो चीज़ें फाइंड करें, वो चीज़ आपको क्या करनी पड़ेंगी, लेट। सबसे पहला काम यही निपटा लो आप। थर्ड पार्ट क्या है देखो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। और देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक बार लिख लो। टोटल डिस्टेंस है हमारी 300 किलोमीटर। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बहुत ध्यान, देखो फर्स्ट पार्ट में सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। देखो 300 किलोमीटर डिस्टेंस आपकी टोटल, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। रिमेनिंग कितना बचा, 240 बचा ना, इतना ही तो बचा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये तो होता है। डिस्टेंस कितनी है, देखो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी कवर की, 60 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। बस से कितनी की हमने, 240। स्पीड कितनी है बस की, y किलोमीटर पर आवर। ये टोटल टाइम है, कितना है आपके पास, 4 आवर्स। तो ये क्या कर दिया आपने, प्लस किया, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये वाली बनेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। देखो डिस्टेंस तो अभी भी 300 किलोमीटर है, बस दो कंडीशन दी गई हैं आपको। इफ सी कवर 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, देखो इस बार ट्रेन से कितना है, 100 किलोमीटर, एंड रिमेनिंग मतलब 200 बाई बस। ये बात आप, डिस्टेंस कितनी है 100, स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस 200, स्पीड y। अब उसने क्या कहा, देखो जो थोड़ी सी टिपिकल सा पॉइंट है वो क्या है, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। 10 मिनट लॉन्गर मतलब पहले 4 घंटे थे, अब 4 घंटे 10 मिनट। अगर हम टाइम को मिनट में बदलना चाहें तो यहाँ पे कितना रहेगा, 4 × 60 मतलब 240। अब 10 मिनट एक्स्ट्रा मतलब 250। क्वेश्चन नंबर सेकंड। भाई इतना सा काम और कुछ भी काम नहीं है। सोल्यूशन बिल्कुल पहले जैसा ही होगा जैसा आप पहले करते हैं। शॉर्ट कर दो कैसे, 60 कॉमन ले लो, चलो 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 240। 60 से कटेगा 4 टाइम्स, 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप ले सकते हो 50 कॉमन। 50 कॉमन लोगे तो 2/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 250। 50 से कटेगा ये 5 टाइम्स, 2/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये काम हो चुका हमारा पहले क्वेश्चन जैसा। क्या करना है आपको, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। इतना सा काम करोगे जैसे आप 1/x की वैल्यू p प्लस 4/y की वैल्यू q, तो 4q इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में आप ये पुट करो तो आपको बनेगा 1/x की वैल्यू p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो यहाँ भी 4q, यहाँ भी 4q, आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपका काम चल जाएगा। वहाँ पे लिखो इसे p प्लस 4q इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो। p और q की वैल्यू, आपको p और q की वैल्यू मिलेगी, आपको p और q नहीं चाहिए, आपको चाहिए x की वैल्यू। तो जो भी आपकी p और q की वैल्यू आएगा आपको क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, आपके पास p x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इक्वेशन जो है सोल्व करनी आ गई होंगी। अब देखो लास्ट है एक्सरसाइज, तो हम एक बार ओवरव्यू लेते हैं पूरे के पूरे चैप्टर का। आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या, सबसे पहले चैप्टर का नाम है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल एक्स वाई वाई जेड पी क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास 2 वेरिएबल होंगे और 2 ही इक्वेशन होंगी। फिर हम आए उसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन आपके पास तरीके थे करने के 4। सबसे पहले कौन सा था, ग्राफिकली, ठीक है। फिर आपका था सब्स्टिट्यूशन, फिर था आपका एलिमिनेशन, उसके बाद आया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करवाया नहीं है, अलग से वीडियो बना देंगे उसकी। और फिर आया रिड्यूस तो करना है, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो सॉल्यूशन इन्हीं से होगा। लेकिन जो हमारी इक्वेशन थी वो कैसे कैसे क्या सॉल्यूशन थी वो आपको बताया गए थे। कैसे कैसे कि अगर जो वेरिएबल्स हैं हमारे उनके कोफिशिएंट a1 और
A2। अगर वो B1 B2 के इक्वल नहीं है तो क्या कंडीशन होगी? अगर ये वाली कंडीशन है कि वो इक्वल ही नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो होगा यूनिक और लाइन होंगी कैसी? इंटरसेक्टिंग होंगी लाइन। अगर कांस्टेंट x के इक्वल है y के, x और y कोफिशिएंट इक्वल है लेकिन कांस्टेंट टर्म के इक्वल नहीं है, तो सॉल्यूशन होंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और यहाँ पर क्या होगी? पैरेलल लाइंस। थर्ड कंडीशन क्या थी कि जब x का कोफिशिएंट भी इक्वल हो y के और वो कांस्टेंट के भी इक्वल हो, तो सॉल्यूशन होंगे हमारे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होते हैं ये आपको 9th क्लास में बताया गया था। इनफाइनाइट कब होंगे? जब लाइन होगी एक ही, एक लाइन मतलब कोइंसाइड करेगी। लाइन क्या करेगी? कोइंसाइड मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये था। अब आई बात कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा? सॉल्यूशन होना चाहिए बस, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट हो, ये दोनों क्या बनाएंगे मिलकर? कंसिस्टेंट इक्वेशन। और ये क्या थी हमारी? इनकंसिस्टेंट। इतनी सी बात थी बस। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ये सॉल्यूशन ये है, और आपको केवल बताना है कि सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक आएगा, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, या फिर इनफाइनाइट आएंगे, या लाइन कैसी होंगी जो सॉल्यूशन के बाद लाइन बनेंगी। अगर यूनिक सॉल्यूशन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग। कांस्टेंट कोफिशिएंट x और y के इक्वल है लेकिन कांस्टेंट टर्म का इक्वल नहीं है तो लाइन होंगी पैरेलल। और अगर x का कोफिशिएंट y के और y वाला कांस्टेंट के इक्वल है तो लाइन होंगी कोइंसाइड। उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।